नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2003 में आयोजित टीजीटी भर्ती परीक्षा का व्याख्यात्मक हल। इससे पूर्व हमने इस परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र सॉल्व करे हैं, जिसके अंतर्गत 125 करके प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर हम 250 प्रश्नों की तैयारी कर चुके हैं टीजीटी परीक्षा के लिए, और आज का ये हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 251। इन पिछले 2 प्रश्न पत्रों में आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्न बार बार एज इट इज रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा यदि आप टीजीटी, पीजीटी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के पुराने पेपर पूरी सीरीज मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दी है, प्लेलिस्ट में डाल दी है। जिन विद्यार्थियों ने देख ली है उनके लिए बधाई, और जिन्होंने नहीं देखी है जल्दी से पीजीटी वाली सीरीज आप पूरी देख लें। टीजीटी और पीजीटी दोनों के पुराने पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना कर सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि ये ऐसा करके आपके इतने सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी और अपनी तैयारी का मूल्यांकन हो जाएगा कि आप कम समय में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाएंगे। और तैयारी यदि आपकी अच्छी है तो फिर आपका मूल्यांकन हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं, देखिए ये भी कल रिपीट हुआ था, कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, वही आज रिपीट हो गया है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। 1960 में इसको लिखा गया था। खड़ी बोली फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में जब आप पढ़ेंगे तो इन चारों लेखकों के बारे में आपको वहाँ पर जानकारी प्राप्त होगी। तो यानी फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली का ये जो विकास का कालक्रम है, वहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो ये खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में रीति काल की समाप्ति के बाद और भारतेंदु युग के प्रारंभ से पूर्व का जो समय है, उससे 2-4 प्रश्न आपके प्रत्येक पेपर में निश्चित है। तो वो वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से देखना है। जिन्होंने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यदि आपकी परीक्षा में 20-25 दिन शेष है तो किसी नई पुस्तक में आप ना उलझिए। सरल इतिहास करके पुस्तक चैनल पे उपलब्ध है, उसके 2-3 वीडियो यदि आप प्रतिदिन सुन लेते हैं काम करते हुए भी, तो भी ये सारे प्रश्न आप अच्छे से कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन ये प्रश्न नहीं है, लेकिन उपयोगी बहुत हैं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न नेट में भी पूछे जाते हैं और पीजीटी, टीजीटी में भी पूछे जाते हैं। राजा लक्ष्मण सिंह से जो अन्य प्रश्न पूछा जाता है वो इनकी पत्र से संबंधित है। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नाम का पत्र निकाला था। भारतेंदु युग में किसने कौन सा पत्र निकाला था? पत्र पत्रिकाओं का प्रारंभ हुआ था, तो वो जरूर पूछी जाती है। कभी प्रताप नारायण मिश्र की, कभी किसी की, कभी भारतेंदु की। तो एक ना एक पत्र पत्रिका भी आपसे अवश्य पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो ये 1884 ईस्वी में इन्होंने दिया था। 1884 ईस्वी में, ठीक है। और आपको पता है, आपने इनके भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, वैष्णवता और भारतवर्ष, ये सारे निबंध पढ़े हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं व्याख्यानों से, जो इन्होंने व्याख्यान दिए थे, उन्हीं का संकलन ये निबंध हैं। आगे देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? हम सभी जानते हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं। इसी से संबंधित जो दूसरा प्रश्न बनता है आपका, वह बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसको माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है। इसके पात्र भी पूछे जाते हैं, लाला भगवान दीन। तो ये सारे प्रश्न जो इस परीक्षा गुरु से बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। 1941 में ये लिखा गया था। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। भारतेंदु का अंधेर नगरी आपने पढ़ा है चैनल पे। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। नाटकों का सर्वाधिक विकास भारतेंदु युग में हुआ, सर्वप्रथम हुआ है ना। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बारंबार पूछी गई है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि ये काम किया था भारत मित्र नामक एक पत्र के माध्यम से एक कार्य हुआ था। कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, इनके माध्यम से यह कार्य नहीं हुआ था। कवि वचन सुधा भारतेंदु की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है, समाचार सुधा वर्षण
थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है, क्योंकि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र भारत मित्र द्वारा प्रारंभ किया गया था, उसमें इस आंदोलन को उठाया गया था। संयोगिता स्वयंवर है, तो ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है और जिसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे और यह कानपुर से यह पत्र निकलता था। 10वें नंबर का देखते हैं, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यह आनंद कादम्बनी के संपादक थे और ये एक मासिक पत्र था जो कि मिर्जापुर से निकलता था। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि जब मैं आपको ये करवाऊं तो मैं आपको साथ में यह भी बता सकूं। तो प्रश्नों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भले ही ये TGT के 2nd ग्रेड लेवल के पेपर हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों का स्तर इतना अच्छा है कि ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए भी उतने ही उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि 10-15 प्रश्न भी आपके इसमें से फंस जाते हैं तो वो भी, क्योंकि 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुक सकता है। तो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन 1 नंबर से रुका है वो एक प्रश्न की महत्ता को भली भांति जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने कविता के लिए खड़ी बोली आंदोलन के पक्ष में शुरुआत की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतेंदु युग तक ये हुआ कि गद्य की भाषा तो खड़ी बोली के रूप में विकसित हो गई भारतेंदु युग तक आते आते, लेकिन कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा ही रही, जो कि रीतिकाल से चली आ रही थी। इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है रामचंद्र शुक्ल की बुक में। पर जैसा कि मैंने कहा, यदि आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, यदि समय है तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर मैं बता दूं कि भारतेंदु युग के बाद ही कविता की भाषा खड़ी बोली हुई है। और इस पक्ष में सर्वप्रथम आंदोलन किया था अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने, पुरजोर आंदोलन किया था। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, प्रकृति पर्यवेक्षण बिल्कुल है। प्रेम का चित्रण, स्वच्छंदतावाद का मतलब ही फिर वो हो गया कि जो प्रेम से अलग नहीं कर सकते। कथा गीत प्रयोग, यह भी है। ब्रज भाषा में रचना, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने कहा, ब्रज भाषा में कविता करना भारतेंदु युग के बाद थोड़ा कम हो गया। तो बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके एकदम सटीक उत्तर आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शन में, लेकिन आपने इतिहास की शुक्ल की पुस्तक को या हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो मैंने चैनल पर पढ़ाई है, वो पुस्तकें यदि आपने पढ़ी है तो इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर भी आप लगा ले जाएंगे। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास, आय, नहर और व्यय। तो व्यय C नंबर का ऑप्शन आपका पुल्लिंग शब्द है। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास। भक्ति काल प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर। ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास, बार बार पूछी जाती है। कृष्ण गीतावली प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास की। जाति विलास के रचयिता हैं देव। भाव विलास, जाति विलास, तो इनके रचयिता कौन है? देव कवि, है ना। आपको इनकी पंक्ति याद है? कौन सी है वो? कौन सी वाली पंक्ति है? अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, है ना। आपको याद है पंक्तियां? वो इन्हीं की है जो बार बार पूछी जाती हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो केशव दास की जो रचना है रामचंद्रिका, जो उन्होंने 1601 में लिखी थी, उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तभी तो घूमे आया बेटा। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है, तो यह मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई चिंतन धाराओं का होता है ना सगुण। देखिए, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और उन दोनों में भी फिर अलग अलग, वो कृष्ण भक्ति में भी अलग अलग उसके सगुण और निर्गुण वाला आया। राम में भी सॉरी, सगुण और निर्गुण भक्ति, और फिर उनका भी बहुत सारे उसमें। एक सेकंड रुकिएगा, बच्चे आ जाते हैं ना तो बीच में थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हो जाता है। एक सेकंड आप रुकिएगा। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? ठीक है, हाँ जाओ, आप जाओ, जाना तो। हाँ जी, तो बहुत सारी चिंतन धाराएं भक्ति काल में सगुण और निर्गुण में। सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा हुई, निर्गुण में संत काव्य और सूफी काव्य हुआ। तो इस प्रकार बहुत सारी भक्तियों, बहुत सारे आंदोलन या बहुत सारी क्या बोल रही थी मैं एकदम से, हाँ, चिंतन धाराओं का उसमें हमें प्रयोग देखने को मिलता है, उपयोग देखने को
मिलता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, बारंबार कहने पर भी लाइक नहीं करते और वीडियो भी पूरा देख लेते हैं ना। चलिए, और साथ ही साथ आप वीडियोस को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ टाइम से देख रही हूँ कि बहुत कम व्यूज़ इस चैनल पे आ रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद भी इतने कम व्यूज़, ये तो कोई बात नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को शेयर कीजिए। अब तो आप लोग कॉलेज भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, अपने मित्रों से भी मिल रहे हैं, तो अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को शेयर करके थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। चलिए, 20वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। जलज, जो जल से उत्पन्न हो, जल से जन्म लेने वाला, ज के योग में कमल, जलद है ना, जल को देने वाला, द धातु दान के अर्थ में, बादल, जलधि, जल को धी धारण करने वाला, समुद्र। तो इसी आपको शायद पहले भी मैंने ये बताया है। नैन नचाए कहिए मुस्काए लला फिरइयो खेलन होरी, पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई। प्रथम प्राध्यापक कौन थे? गिलक्रास्ट, ये कल के पेपर में पढ़ा। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, अत्यधिक बार यह रिपीट हुआ है। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया सरहपा को। अब आप कहेंगे कि मैडम आप तो ऑप्शंस पढ़ नहीं रही, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं। भाई मैं इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि पीजीटी के पेपर की व्याख्या करी है, नेट के पेपर की व्याख्या करी। जब इतने सारे पेपर हम सॉल्व कर पाए तो ये एक रैपिड, हमारा एक फास्ट रिवीजन होना चाहिए पेपर के लिए, क्लिक होना चाहिए माइंड में। राहुल जी के अनुसार प्रथम कवि कौन है? सरहपा, बस क्लिक होना चाहिए। ऑप्शंस की आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए। हमारी तैयारी जिस स्तर पर, जितना कम समय हमारे पास परीक्षा का बचा, उस समय ऑप्शंस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। या तो आंसर क्लिक हो रहा है और आंसर क्लिक नहीं हो रहा तो फिर तैयारी में कमी है, फिर पुनः जुड़ जाइए। ठीक है, निशान लगाइए उस आंसर पे, नोट डाउन करिए उस आंसर को जो आपको नहीं आ रहा है, आपके माइंड में नहीं आ रहा, और फिर उससे संबंधित जो भी वीडियो है, जो भी नोट्स हैं आपके पास होंगे, उनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, कल भी पढ़ा था। विसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया? तो गेय शैली का प्रयोग विसलदेव रासों में किया गया है। एक जो है ये प्रेम काव्य टाइप है, गीत टाइप से आप गा सकते हैं। दशकुमार चरित, संस्कृत के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। दशकुमार चरित दंडी, ये कल पढ़ा था। नाशदीय चरितम श्रीहर्ष, उत्तर रामचरित भवभूति और करुण रस की प्रतिपादक उत्तर रामचरित, ये रचना है भवभूति की। बेटा इसमें मग में पानी भर के देते पीने के लिए मुझे। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी बुक में लिखा भी है, भक्ति उपजी द्रावड़ी लाए रामानंद। इसके माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने इस कथन का समर्थन किया है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अत्यधिक प्रसिद्धि है। इसको देख लीजिएगा, थोड़ी सी अलग है, बार बार पूछी नहीं जाती है, लेकिन यदि आप इसको सही करे आते हैं तो 1 नंबर आप सुनिश्चित कर लेंगे। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हालांकि ये प्रश्न रिपीटेड है। पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य और आत्मव्यक्तव्य। तो इसमें एक त्रासदी है। अब ये किस विद्वान ने माना है, क्या है, पूछा तो ये जाना चाहिए था कि किस विद्वान ने इसको एक त्रासदी माना है। खैर जो भी है, क्योंकि जब पीजीटी टीजीटी के, मैं उत्तर प्रदेश के कुछ पुराने पेपर जब से विवाह हो गया आई हूँ, देख ही रही हूँ कि 8 से 10 प्रश्न, इनफैक्ट 15-15 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पे बच्चे बाद में ऑब्जेक्शन लेते हैं, और 8-10 प्रश्न आयोग एफ करके उनको हटा देता है, फॉल्स करके हटा देता है। यानी ऐसे विद्वान हमारा पेपर सेट करते हैं जिनको 100 प्रश्न भी वो हिंदी के सही नहीं पूछ पाते पेपर में, 100 प्रश्न भी बनाने की उनकी योग्यता नहीं है। वो हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। क्या कही जाए, आगे बढ़िए। और उसके बाद हाई कोर्ट और ये कोर्ट और वो कोर्ट, बस जिंदगी उलझा के रख देते हैं ना। चलिए, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो तुलसीदास, उत्तर इसका जो रामचरितमानस है श्रेष्ठ उदाहरण है ना। भले ही उन्होंने संस्कृत में रचना नहीं की, लेकिन पूरा परिपाटी, उनकी जो शैली है परिपाटी, उसका पूरे अच्छे से पालन किया है। उसी प्रकार वंदना की है, स्तुति की है, मंगलाचारण किया है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त के अंतर्गत आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो ये आपको उनकी रचनाओं में मिलेगा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन
का संबंध ब्रज भाषा से है। वर्वे नाई का भेद बारंबार पूछे जाने वाली रचना है। वर्वे नाई का भेद रहीम की रचना है। वर्वे नाई का भेद ये रहीमदास जी की रचना है। रहीमदास तुलसीदास के समकालीन है और अकबर के दरबार में यह रहते थे, बैरम खान के पुत्र थे। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। रहीमकृत मदनाष्टक की बोली है, खड़ी बोली मदनाष्टक की भाषा है। खड़ी बोली में मदनाष्टक लिखा था रहीम ने भक्ति काल में। सोच लीजिए आप, अलग सा प्रश्न हो गया ना। खड़ी बोली में रहीम ने मदनाष्टक लिखा था भक्ति काल के अंतर्गत। चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप के यह कवि हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। शब्दकोश उन्होंने लिखा है कोई, तो रामचंद्र वर्मा, इसलिए इसे आलोचक के रूप में होना चाहिए पर कोशकार के रूप में दिया हुआ है। चलिए इसे चेक कर लेंगे क्या बिगड़ता है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी। नहुष नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधरदास, और यह भारतेंदु जी के पिता थे और बहुत सौ ने इसी को प्रथम नाटक माना है। स्वयं भारतेंदु ने हिंदी का इसे प्रथम नाटक माना है ना। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, कल भी हमने पढ़ा था। आंसू है तो यह एक मुक्तक काव्य संकलन है आंसू, प्रसाद जी की रचना है। निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन विष भुजा हुआ है। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन विष भुजा हुआ। ये नई बात है, बार बार नहीं पूछा जाता इस तरीके का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावाद के कवियों को हम पढ़ रहे हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। नूतन ब्रह्मचारी है उपन्यास, और ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। शायद अभी पढ़ा था। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का एक और प्रसिद्ध उपन्यास है कौन सा? चंद्रकांता। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था बंबई से। एक सेकंड आप लोग की, बेटा दोनों बहन छोटी हैं, अकेली हैं छत पे, आप उनके पास जाओ। श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता था बंबई से। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था उसका नाम था सोजे वतन, सभी जानते हैं इसको। मृगनयनी उपन्यास के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। देखिए श्रीधर पाठक जहाँ हैं वो सीमा रेखा पर खड़े हुए हैं, लेकिन जिसकी रचनाओं में सर्वाधिक द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और प्रबंध। सबसे पहले देखिए प्रतिनिधि कौन होगा? प्रतिनिधि वो होगा जो उसकी युग की विशेषताओं से युक्त रचना करेगा। तो द्विवेदी युग की दो विशेषताएं, इतिवृत्तात्मकता प्लस प्रबंधात्मकता। ठीक है, इतिहास से कोई चीज ली हुई हो और वो प्रबंध ग्रंथ हो, तो ये दोनों विशेषताएं सर्वाधिक किसमें मिलती हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में। बहुत सारी रचनाएं उन्होंने ऐसी की हैं, तो ये उसके प्रतिनिधि कवि हो गए। दोनों बात, प्रबंधात्मकता और इतिवृत्तात्मकता, दोनों चीजें बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दी। आगे बढ़ते हैं। भारत भारती में किस राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? राष्ट्रीय भावना की। संपत्ति शास्त्र के रचयिता हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह भी बार बार पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी पे भी मैं सोच रही हूँ एक वीडियो जल्दी ला दूं, क्योंकि इनकी रचनाएं भी बार बार पूछी जाती हैं। शुद्ध रूप है सी नंबर का पूजनीय। गोबर प्रेमचंद के कुछ उपन्यास का पात्र है, हम पढ़ चुके हैं। ये गोदान का पात्र है, हम गोदान पूरा पढ़ चुके हैं चैनल पे। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। इसको भी मैंने आपको बहुत अच्छे से, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत अच्छे से जो नोट्स बनाए हैं मैंने चैनल पे, जो नोट्स वाली प्लेलिस्ट है उसको चेक करिएगा आप ज़रूर, तो उसमें आप आराम से कर ले जाएंगे। और जितना मैंने आपको करवा दिया, जैसे लेखन परंपरा करवा दी है, मतलब अभी थोड़ा काफ़ी पहले वीडियो डाले थे, याद नहीं है, उन नोट्स में से उस टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। यानी जितना मैंने आपको नोट्स में करवा दिया उससे बाहर उस टॉपिक से प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारी किताबों का अध्ययन मनन करने के बाद मैं आपके लिए नोट्स तैयार करती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि उस टॉपिक से जितनी भी परीक्षाएं, टीजीटी से लेके नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर में जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सबके प्रश्नों का संकलन, उन सबके प्रश्नों का उत्तर उन नोट्सों में आपको मिल जाए, तो वो जरूर आप चेक करिएगा। और प्लेलिस्ट आप लोग चेक नहीं कर रहे हैं, नेट वाले विद्यार्थियों के लिए स्थापना तर्क से लेकर इतने सारे अलग अलग वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, लेकिन उतने व्यूज़ उन पर नहीं आ रहे हैं। तो
हर एवरी चैनल जो भी यूट्यूब पे काम करता है, देखिए कहना नहीं चाहते, लेकिन एक लंबे समय तक काम करने के बाद भी जब अच्छा परिणाम नहीं मिलता ना, जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी जब आपका परिणाम आपके मनोनुकूल नहीं हो तो कहीं ना कहीं हतोत्साहित तो होते हैं ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो डाउन होता है ना। तो वैसा ही मेरे साथ है, मैं निरंतर कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा मैटर आपके लिए लाऊं, आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। जैसे ये तो खैर मेरे पास पेपर है, इसे मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अन्य जो नोट्स वगैरह या जो बहुत सारे वीडियोस मैंने चैनल पे डाले, एक एक वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है ना। कट कॉपी पेस्ट वाला मामला मेरे चैनल पे नहीं है, खुद मैंने बुक्स छानती, उसके बाद तो उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते। तो फिर ये लगता है कि जो भी वीडियो वायरल होते हैं या तो वो स्टूडेंट्स ही होते हैं जो उन वीडियोस को वायरल करते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ चैनल पे, ये चैनल चलता है तो आप लोगों की वजह से चलेगा। यदि आप लोग इन वीडियोस को शेयर करें तो क्या कारण है आपको पता है। अभी मुझे मेरी फ्रेंड है, उसने बताया एक नया ही चैनल खुला है, 500 के करीब स्टूडेंट होंगे उस चैनल पे, और उनका जो व्यूज़ हैं इतने ज़्यादा आ रहे हैं। अब वो पता नहीं कोचिंग वाले हैं या जो कुछ भी, या व्यूज़ खरीदते हैं, ये सब टेक्निकल चीज़ें तो मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप लोग इन वीडियोस को शेयर करेंगे अधिक से अधिक तो ज़रूर अच्छे से, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, अच्छा मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब उत्साहित होती हूँ मैं, अच्छा लगता है कि प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई इतने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं तो और अच्छा हम करें। बाकी मेरे लिए यदि आप 2-4 भी देख रहे हो तो मेरी मेहनत उतनी ही रहेगी, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अभिन्न भिन्न। अभित धन न, तो ये तो गलत उत्तर हो गया ना इसका, अभिन्न का तो अभित धन अन्न। चेक करते हैं इसको, है ना, इसको मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। रत्नाकृत जगन्नाथ दास रत्नाकृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया? रोला छंद में लिखा गया है यह। इसके अलावा एक और रचना है रोला छंद में, नंददास की, है ना, जो बार बार पूछी जाती है, वो भी रोला छंद में लिखी गई है। रास पंचाध्याय, याद आ गया मुझे। अवधि का निजी छंद कौन सा है? वर्वे। अवधि का निजी छंद कौन सा है? वर्वे। ये आपको रामचरितमानस में भी देखने को मिल जाएंगे। शुद्ध शब्द है डी नंबर का ऑप्शन, छोटी जी, बड़ी जी और विशा, जिजिप्सा। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात है निबंधकार के रूप में, इनके 2 निबंध हमने पढ़ चुके हैं चैनल पे, आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। बाबू श्याम सुंदर दास, ये सब इनाम याद होंगे। देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? तो गेहूं और गुलाब की रचना, ये कविता है, कल ही हमने पढ़ा था कि गुलाब कला का प्रतीक है और गेहूं भूख का। तो ये एक रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो इसमें से ना उपन्यास है, ना कहानी है, नाटक। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधार? तो शरद चंद्र की जीवनी पर यह आधारित है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्म कथा है? तो ये राहुल संस्कृतायन की है। आधा गांव के लेखक है राही मासूम रजा, नेट के सिलेबस में है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं श्रीराम वर्मा। ये एक नया प्रश्न है, गौर कीजिएगा इस पे। तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर इसमें शामिल नहीं है। प्रथम तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक से है, और तार सप्तक के जितने भी कवि हैं आपको रटने हैं। एक बूंद सहसा उछली, यह यात्रा वृतांत है, और किसका है? अज्ञे का है। चारुचंद्र लेखा उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह। यदि आपको शिव का प्रसाद चाहिए तो फिर कहाँ है? गली आगे मुड़ती है, वहाँ मंदिर है, तो वहाँ जाकर आप शिव का प्रसाद ले सकते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं, तो वैसे ये एक एकांकी है जिसको रचा है रामकुमार वर्मा ने। कुआनो नदी कविता संग्रह किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन है रघुवीर सहाय। यदि आत्महत्या के विरुद्ध हमारी कौन सहायता कर सकता है? रघुवीर ही हमारी सहाय कर सकते हैं। किसके खिलाफ? आत्महत्या के विरुद्ध। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, धर्मयुग सीधा सा नाम से आप रिलेट कर लीजिएगा। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। प्रमुख आलोचक हैं भारतीय युग और हिंदी भाषा का विकास। निराला की साहित्य साधना भी इनकी कृति है, भाषा और समाज भी इनकी कृति है। बहुत सारी आलोचनात्मक सुंदर सुंदर कृतियां इनकी हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना है सारा आकाश, श्रीलाल शुक्ल की। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। भाई श्रीलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी होनी चाहिए, है ना। श्रीलाल शुक्ल की रचना
राग दरबारी होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता है। श्री लाल शुक्ल की रचना राग दरबारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, स्वार्थ का विलोम होगा। परमार्थ कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का, या खाए बोराए जग बापाए पछताए। यमक अलंकार का उदाहरण बचपन से पढ़ते आए हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें तो परिपार्श्विक यह शुद्ध शब्द है, क्योंकि बाकी सब अशुद्ध हैं। वैसे तो पार्श्विक ही पूछेगा वो, पर फिर भी अगर परि लगा दिया ऊपर तो फिर ठीक है, परिपार्श्विक हो गया। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? स्वाफी तत्व से संबंधित ग्रंथ है, तो ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश हमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 351 में मिलते हैं। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरिता नहीं है, सरिता नदी का पर्यायवाची है। कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नामवर सिंह है, रामविलास शर्मा है, शिवदान सिंह चौहान प्रमुख हैं। तो विजय देव नारायण शाही यह मार्क्सवादी विचारधारा के चिंतक या आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक प्रत्येक प्रश्न में पूछे जाते हैं, कभी शिवदान सिंह हो जात को पूछ लेते हैं, कभी नामवर को और कभी रामविलास शर्मा को। कनुप्रिया के लेखक वही हैं जो धर्मयुग के संपादक हैं, अर्थात धर्मवीर भारती। अंधा युग इनका नाटक है, वो भी पूछा जाता है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में काव्य कृति है अरुण कमल जी की। कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? हम सभी जानते हैं। इसमें फणीश्वरनाथ रेणु तो नहीं दिया, लेकिन सेकंड नंबर पे आएंगे जैनेन्द्र कुमार। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश जी। निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी एक ललित निबंध है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। बुद्धू का कांचा कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 ही कहानी लिखी है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, तीनों याद कर लीजिएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन कहा जाता है विष्णु भगवान को। समास हुआ बहुब्रीहि है। हानि लाभ में द्विगु समास, दोनों के समान महत्व हैं दोनों पदों के। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ है असंभव कार्य। लोकोक्ति को चुनिए, अधजल गगली छलकत जाए। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? हम सभी जानते हैं, कहानी है। हिंदी की साहित्य की प्रथम कहानी भी इसको माना जाता है, इसको हम पढ़ भी चुके हैं। भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध हैं, तो इसको भी हम चैनल पे पढ़ चुके हैं। मुक्तिबोध की कविताओं का एक अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसमें अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और भूल गलती तीनों कविताएं आपको मिल जाएंगी, उनका परिचय भी मिल जाएगा। जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनामा, वरुण के बेटे और रतिनाथ की चाची, ये तीनों ही नागार्जुन के। प्रतिपत्ति पर कथा फणीश्वरनाथ रेणु का है, तो यह नागार्जुन का नहीं है। जुलूस उपन्यास के रचनाकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर की रचना है। किस कृति के लेखक? रामविलास शर्मा हैं। भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा हैं। दूसरी परंपरा की खोज यह नामवर सिंह की रचना है। कल हमने पढ़ी थी, याद होगी। याद नहीं हो तो 250 प्रश्न कल तक हम कर चुके हैं, वो जरूर देखिएगा। किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? नागार्जुन को नहीं मिला है, नरेश मेहता को मिला है, दिनकर को मिला है, निर्मल वर्मा को मिला है। नागार्जुन को ज्ञानपीठ नहीं मिला है। मगध कविता के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। ये भी काफी बार पूछी जाती है ना, थोड़ी इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगेगी, लेकिन पूछी बहुत बार गई है। कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? तो दोहा का विपरीत सोरठा होता है, जो कि इसमें नहीं दिया है। दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है? 1 सेकंड देंगे। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो सांप्रदायिकता से है। नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। तो ये भी पूछा जाता, काफी पूछा जाता। नेताजी कहिन, मनोहर श्याम जोशी। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या 16 होती है। शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम ने रोटी खाई है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। संन्यास, स पे ऊपर बिंदी, आधा न और यास। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? गोदान। शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अशोक के फूल हम चैनल पे पढ़ चुके हैं, बाकी भी जल्दी पढ़ लेंगे। क्या भूलूं क्या याद। देखिए बच्चन की आत्मकथा के जो 4 भाग हैं, उनके चारों के नाम आपको
रट लेने हैं। अनंत का सही विच्छेद होगा अंधन अंत। बाल्टी कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। नित प्रति पुण्य रहे आंगन आपे उजास में अलंकार है। उपमा बिहारी की पंक्ति है ये। उपमा अलंकार है। अर्ध कथानक है, एक आत्मकथा। बनारसी दास की ये आत्मकथा है अर्ध कथानक नाम से। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल ने किस कवि के बारे में टिप्पणी की है? घनानंद के बारे में की है। जैसा कि आप कहते हैं कि बार बार आप शुक्ल का समर्थन क्यों करती हैं? शुक्ल का समर्थन, शुक्ल की पुस्तक को पढ़ने का समर्थन मैं इसलिए करती हूँ और अपने चैनल पे भी मैंने इसीलिए पढ़ाई है क्योंकि जितने प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर आपको शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से आप कर सकते हैं, अन्य किसी पुस्तक के माध्यम से नहीं कर सकते। शुक्ल इतिहासकार रहे, बाकी लोग संपादक रहे जिन्होंने इधर उधर से चीज़ों को पढ़ पढ़ा के अपनी किताबें तैयार की हैं, लेकिन शुक्ल इतिहासकार रहे हैं और जो मूल चीज़ है वो हमेशा हम वही रहेगी। बाप हमेशा बाप ही रहता और शुक्ल सब इतिहासकारों के बाप हैं और वो रहेंगे। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये ठाकुर की हैं। ये शायद मैंने आपको शुक्ल की पुस्तक में पढ़ाई भी है उदाहरण में। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। अब काव्य का निर्णय कौन लेगा? काव्य का निर्णय लेगा भिखारी दास। जो भिखारी दास है जिसे कभी काव्य का निर्णय लेने का हक नहीं मिलता था, अब मिल गया है। और ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है। इसी के साथ पुनः हमने 125 प्रश्नों की तैयारी कर ली है 30 मिनट के अंतर्गत, है ना। और थोड़ी बहुत इधर उधर की फालतू बातें भी मैं कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। मिलती हूँ कल नई एक वीडियो के साथ। देखिए आरपीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने विनय पत्रिका ढूंढी, बहुत सारी पुस्तकें मैंने अपने पुराने संकलन में से ढूंढ के निकाली हैं, मीरा पदावली भी। लेकिन चक्कर क्या है कि इनके जो लेखक रखे हैं, जैसे मीरा का नरोत्तम स्वामी कर दिया है, विनय पत्रिका आपको पढ़नी है वियोगी हरि वाली, तो वो बुक्स मेरे कलेक्शन में अभी नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको मंगा लूँ कहीं से, फिर आपको पढ़ाती हूँ। तब तक हम सॉल्व करेंगे ये प्रश्न, इनके माध्यम से प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, या आप लोग जो ये पेपर देख रहे हैं वो किस परीक्षा की तैयारी के लिए देख रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।